हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया था प्रोजेक्टाइल मोशन का। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और सबसे पहले तो समझेंगे कि फॉर्मूला हम लोगों को रटना नहीं है। अगर हम लोगों ने फॉर्मूला रटना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत ढेर सारे हैं। फॉर्मूले फॉर्मूले के अंदर स्पेशल केसेस हैं, बहुत ढेर सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। और फिर फॉर्मूले को लर्न करना, याद करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो मेरा हमेशा बच्चों से ये कहना होता है कि बेटा आप लोगों को फॉर्मूला रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फॉर्मूले चुटकियों में निकल आएंगे। और मैं क्योंकि आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। 2011 में मैंने फर्स्ट स्कूल में ज्वाइन किया था, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। और देन उसके बाद मैंने बहुत ढेर सारे स्कूल्स चेंज किए। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में आ गया, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में आ गया, आईएससी वाले बोर्ड बच्चों को पढ़ाया मैंने। तो 11-12 में आज से नहीं, मैं 14-15 साल से पढ़ा रहा हूँ। और हमेशा मैंने बच्चों को बताया बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन देखने में लगता है बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट से, अगर मेरी स्ट्रेटेजी से आप चलोगे ना, तो ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सर अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। हमें फॉर्मूला तो याद कर लेंगे। फॉर्मूला होता है T बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, H बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, R बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला तो मुझे याद है सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इवन अपने को प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन भी अपने को याद है, y बराबर x sin थीटा माइनस 1 अपॉन 2g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ यही नहीं होता, y बराबर x tan थीटा अपॉन 1 माइनस x अपॉन r भी होता है। तो फॉर्मूला अपने को बहुत याद है, लेकिन रटना नहीं है बच्चे, रटना नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और मैं यहाँ पे क्यों हूँ? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। और किस अप्रोच के साथ आपको बढ़ना है, इस बात का ध्यान रखिए। अप्रोच हमको देखेंगे, किस अप्रोच के साथ बढ़ना है। स्टेप नंबर 1, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम स्टेप्स बताने जा रहे हैं, कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले आप देखिए साइन कन्वेंशन। क्या देखिए बच्चे? साइन कन्वेंशन देखिए। खासकर जो वर्टिकल मोशन होते हैं ना, अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल मोशन भी हो रहा है, इत्तेफाक की बात है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है, वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा मैंने बच्चों को बताया है, मेरे बच्चे रेफरेंस लाइन देख लो। रेफरेंस लाइन तुम्हारा कहाँ है? रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन का मतलब होता है जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उस लाइन को हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। जहां से मोशन स्टार्ट हुआ हम उस लाइन को क्या बोलेंगे? रेफरेंस लाइन बोलेंगे। ठीक है, रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर आप मोशन कर रहे हैं, किसी बॉडी का मोशन अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर हो रहा है, किसी बॉडी का मोशन अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर हो रहा है, तो आप सारे पैरामीटर्स को किस में रख दीजिए? पॉजिटिव में। और किस किस पैरामीटर को आपको रखना है पॉजिटिव में? इस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब वर्टिकल हाइट को, इन सबको आपको किस में रखना पड़ेगा? प्लस में रखना पड़ेगा, ध्यान से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर किसी बॉडी का मोशन रेफरेंस लाइन के नीचे हो रहा है, अगर किसी बॉडी का मोशन रेफरेंस लाइन के नीचे हो रहा है, तो आप सारे पैरामीटर को रखिए नेगेटिव में। और किस किस पैरामीटर को रखना है नेगेटिव में? फाइनल वेलोसिटी को किस में रखना है बच्चे? फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को और हाइट को आप किस में रख दीजिए? नेगेटिव में रख दीजिए। और एक एक्सेप्शन वाला केस मैं आपको बता दूं, दोनों केसेस में चाहे बॉडी रेफरेंस लाइन से ऊपर जा रही हो, चाहे बॉडी रेफरेंस लाइन से नीचे जा रही हो, दोनों ही केस में इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम हमेशा किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज लिख दो, ऑलवेज। तो मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ाने की ये है, मैं अपने बच्चों को प्रोजेक्टाइल मोशन के अप्रोच के साथ पढ़ाता हूं। और किस अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा? सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखो बच्चे। रेफरेंस लाइंस के ऊपर किसी बॉडी का मोशन हुआ, रेफरेंस लाइन मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। रेफरेंस लाइन का मतलब वो हो गया जहां से प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर मोशन हो रहा है तो v को, u को, h को प्लस में ले लो। रेफरेंस लाइन के नीचे हो रहा है तो v को, u को, h को माइनस में ले लो। और g को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमेशा माइनस में लेना, चाहे बॉडी रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रही हो या रेफरेंस लाइन के नीचे जा रही हो। पहली चीज, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दो या कैटेगराइज कर दो। होल प्रोजेक्टाइल मोशन, होल प्रोजेक्टाइल मोशन इज classified
classified in टू मोशन, दो मोशन में क्लासिफाइड कर दो। और वो मोशन कौन कौन से हैं? एक्स एक्सिस का मोशन एंड वाई एक्सिस का मोशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोलो बच्चे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? साइन कन्वेंशन। दूसरा स्टेप क्या है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लासिफाई कर दो दो तरह के मोशन में, एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन। जब तुम एक्स एक्सिस के मोशन को एनालाइज करो, जब तुम एक्स एक्सिस के मोशन को एनालाइज करना तब वाई डायरेक्शन के मोशन को भूल जाना। फॉरगेट वाई डायरेक्शन मोशन, फॉरगेट वाई डायरेक्शन मोशन। जब तुम वाई एक्सिस के मोशन को एनालाइज करना, वाई डायरेक्शन के मोशन को भूल जाना। और जब तुम वाई एक्सिस के मोशन को एनालाइज करना तो फॉरगेट एक्स डायरेक्शन मोशन, फॉरगेट एक्स डायरेक्शन का मोशन। ये है मेरी स्ट्रेटजी, ये मेरी स्ट्रेटजी है प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने की, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी स्ट्रेटजी ये है। और यही स्ट्रेटजी मैं अपने बच्चों को बताता हूं अपनी क्लास में। साइन कन्वेंशन, दूसरा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में तोड़ दो। कौन कौन से मोशन में? एक्स एक्सिस के मोशन को अलग कंसीडर करो, वाई एक्सिस के मोशन को अलग कंसीडर करो। जब तुम एक्स एक्सिस के मोशन को एनालाइज करना, वाई डायरेक्शन का मोशन भूल जाना। जब तुम वाई डायरेक्शन के मोशन को एनालाइज करना, एक्स डायरेक्शन के मोशन को भूल जाना। अगर तुमने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली मेरे बच्चे, मैं गारंटी देता हूं नीट एकेडमिक के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस, आईटी जेईई मेंस तक के क्वेश्चंस, नॉट एडवांस में थोड़ा सा और चीजें अपलिफ्ट हो जाती हैं, और चीजें एडवांस हो जाती हैं, उसमें और काफी चीजें आ जाती हैं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन नीट तक और आईटी जेईई मेंस तक के में क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, ये अप्रोच लगा दो, क्वेश्चन यहां तक तो आराम से सॉल्व हो जाएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे और आपके सामने, और आप खुद ड्राइव करेंगे और आपको कितना आसान लगेगा डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके स्कूल के टीचर पूछ सकते हैं, आपके असेसमेंट में, हाफ ईयरली में, आपके इंस्टीट्यूट के टीचर्स पूछ सकते हैं, आपके टेस्ट में, एग्जाम में। इवन दो आपके नीट में भी क्वेश्चंस डेरिवेशन को तो नहीं है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, हमने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कैसे फॉर्मूला, हम कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए तो फिर हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन। तीनों डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, एचमैक्स का, रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। बने रहिए। चलिए तो पहले अपन एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को बना देते हैं। पहले बढ़िया सा प्रोजेक्टाइल मोशन बना देते हैं। चलिए बॉडी का क्या हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये ठीक है, ये बॉडी का बढ़िया सा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। चलिए तो यहाँ पे किसी बॉडी को आपने फेंका, मान लीजिए u की स्पीड से किसी बॉडी को फेंका है, और ये स्पीड मतलब ये मोशन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा के एंगल सस्टेन कर रहा है। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा, ठीक है। और जब ये बॉडी चलते अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? एच मैक्स। मतलब इस हाइट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। चलिए तो, और ये क्या है हमारा? ये है हमारी रेंज, इसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना टाइम लग रहा है? टी। हम इसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, ध्यान से। हमें एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो याद रखना मेरी बात, जब कभी भी मैक्सिमम हाइट, भाई हाइट कैसे ड्राइव करेंगे? भाई हाइट का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? हमें ऊपर चलना पड़ेगा ना, और ऊपर चलना पड़ेगा मतलब वाई एक्सिस में जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें वाई एक्सिस के डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो आप एच मैक्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो मेरे बच्चों अच्छी तरह से ध्यान रखना कि हम वाई डायरेक्शन पे जब मोशन कंसीडर करेंगे तो एक्स डायरेक्शन के मोशन को भूल जाएंगे कि हमारे पास कोई एक्स डायरेक्शन का मोशन भी हो रहा है, हम सारे मोशन को भूल जाएंगे, ठीक है। तो हम वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर लेंगे और मान लेंगे पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे आ गया, क्योंकि हमने क्या किया?
मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यही है कि वाई डायरेक्शन का मोशन देखो तो एक्स एक्सिस का मोशन पार्टिकल का हो रहा है, भूल जाओ। तो पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया, ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया। और जब तुम एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करना तो भूल जाना कि पार्टिकल वाई डायरेक्शन का मोशन कर रहा है, ठीक है। तो दो चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, एच मैक्स निकालने के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करते हैं, और रेंज निकालने के लिए हम एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं वाई डायरेक्शन का मोशन। क्या लेने जा रहे हैं? वाई डायरेक्शन के मोशन को हम एनालाइज करेंगे और एक्स डायरेक्शन के मोशन को भूल जाएंगे। अब बेटा वाई डायरेक्शन के मोशन को देखो, ये पार्टिकल था, इसको इनिशियल स्पीड से फेंका गया। किस इनिशियल स्पीड से फेंका गया? u sin थीटा की इनिशियल स्पीड से फेंका गया। पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और यहाँ पे ऊपर जाकर जाते 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 नीचे क्या आ गया? वापस आ गया। बोलो है कि नहीं? पार्टिकल ये मैक्सिमम हाइट तक गया तो इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। भाई ये तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है ना, ये पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी और स्पीड कितनी हो गई? 0। तो पार्टिकल ने कुछ ना कुछ हाइट कवर करी, और यही हाइट किसके बराबर है? h max के बराबर। इसी हाइट को हम क्या बोलेंगे? h max। इसी हाइट को हम क्या बोलेंगे? h max बोलेंगे। बोलो ठीक है। अब फटाफट से अपन एक काम करते हैं, अपने पास तीन इक्वेशन है मोशन की। कौन कौन सी इक्वेशन है? तीन इक्वेशन। पहला v is equals to u plus minus gt। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, प्लस माइनस सभी नहीं। और h is equals to ut plus half gt square and v square is equals to u square plus 2gh। अपने पास तीन इक्वेशन है। हम तीन इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें कि हमें h max मिल जाए? देखो हमारे पास फाइनल स्पीड है 0, हमारे पास इनिशियल वर्टिकल स्पीड है u sin थीटा, और पूरे मोशन के दौरान ग्रेविटी कितनी लग रही है? g। कितनी लग रही है? g लग रही है। ठीक भाई, बात समझ में आ गया सर। अब हम मोशन कहां से कहां तक कंसीडर कर रहे हैं? a से b तक का मोशन, a से b तक का मोशन कंसीडर कर रहे हो, b से c तक का मोशन। आप समझिए, पार्टिकल a से b जा रहा है और b से c जा रहा है। तो h max निकालने के लिए हमें कौन सा मोशन लिखना पड़ेगा? a से b तक का मोशन लिखना पड़ेगा। मतलब a से b तक का, a to b, a to b मतलब a से b। बोलो ठीक है। हम वर्टिकल मोशन को ध्यान में रख रहे हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन को दिमाग से निकाल दे रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन क्या है? a से b मतलब a to b। तो जब a से b जाएगा तो मैक्सिमम हाइट यही तो कवर करेगा। तो चलो a से b के मोशन में देखो हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर दिया जाए? आई थिंक हमें थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देना चाहिए। कैसे, क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दें? बिल्कुल अप्लाई कर दें। तो आप लिखेंगे अप्लाई मोशन थर्ड इक्वेशन। मोशन का थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। हम थर्ड इक्वेशन क्यों अप्लाई करें? अरे भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगी तो हम मोशन एक्सेलरेटेड मोशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे इक्वेशंस किसके होते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन है ना, इक्वेशंस है ना। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? y, और इनिशियल कितनी है? y है। ठीक है, सर समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ग्रेविटी किस डायरेक्शन में ले रहे हो भाई? और ग्रेविटी हमेशा y डायरेक्शन में होती ही है भाई, x एक्सिस थोड़ी होगी, वो तो y डायरेक्शन में होगी ना। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया। पार्टिकल की फाइनल स्पीड क्या हो गई? 0। चलो 0 कर दो। पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी है? u sin थीटा। और रेफरेंस लाइन क्या है? ये है आपका रेफरेंस लाइन मेरे बच्चे। ये क्या है? रेफरेंस लाइन, क्योंकि पार्टिकल को यहीं से ऊपर फेंका गया। और मैंने बताया जब पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो सारे पैरामीटर को प्लस मिलेंगे। तो u sin थीटा किस में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में करोगे तो भाई इसको उठा के रखो, u sin थीटा का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है। और मैंने बताया कि ग्रेविटी को हमेशा किस में लेना है? माइनस में लेना है। तो ग्रेविटी को माइनस में ले लो तो 2 हो गया, g हो गया। और h max, अब यहाँ पे h क्या लिखेंगे? h max। और ये किस में लेंगे? प्लस में, क्योंकि भाई रेफरेंस लाइन के ऊपर है ना, मैक्सिमम हाइट कहाँ ले रहे हैं? रेफरेंस लाइन के ऊपर ले रहे हैं ना, तो वो भी किस में होगी? प्लस में होगी। तो भाई साहब ये हमने किस में रख दिया? h max रख दिया। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। इसको देने का तुम्हारा हो जाएगा 2gh max इज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और h max बराबर क्या हो जाएगा? h max बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये निकल गया मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन के मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं है, ये वर्टिकल स्पीड है, वर्टिकल स्पीड, इनिशियल वर्टिकल स्पीड। मेरे बच्चे ये क्या है, ये इनिशियल वर्टिकल स्पीड है। तो मैं यू साइन थीटा की जगह पे यू वाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही बढ़िया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 2g। ये यू स्क्वायर क्या है मेरे बच्चे, ये यू वाई क्या है, यू वाई को बोलते हैं इनिशियल वर्टिकल स्पीड, इनिशियल वर्टिकल स्पीड, इनिशियल वर्टिकल स्पीड यू वाई। और यही तो यू वाई क्या है, इनिशियल वर्टिकल, और यही फॉर्मूला आपने किस में निकाला था, वर्टिकल मोशन में निकाला था, आपको याद है। वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या निकला था, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यहाँ भी क्या निकला है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बस फर्क इतना पड़ा कि हमने यू स्क्वायर यू वाई की जगह पे हमारा क्या है, यू साइन थीटा है, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, इसकी स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया है ना, दैट्स द रीजन। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ये फॉर्मूला चाहे ये यूज करिए चाहे यूज करिए, दोनों बातें सेम है। तो आपके सामने आ गया एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलिए क्लियर है, यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को, बताएं क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, एच मैक्स। ठीक है, क्लियर। तो इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं हम। तो हमारे ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके सामने हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मोशन कहां से कहां तक कंसीडर किया, ए से बी तक कंसीडर किया था। चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करना है। और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ए बी सी, मतलब ए टू बी, बी टू सी का मोशन ना। तो हमें कैसा मोशन देखना है, ए से बी का और बी से सी का मोशन देखना है, तभी तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन लगा पाएंगे। और मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। ए से बी तक में लगे हुए टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, और बी से सी तक लगे हुए टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो हम टाइम ऑफ असेंट अलग निकाल दें, टाइम ऑफ डिसेंट अलग निकाल दें, दोनों को ऐड कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बहुत ढेर सारे रास्ते हैं, हम आपको एक एक रास्ता बताएंगे, एक एक रास्ता, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का सबसे पहला रास्ता है जब हम पोर्शन को ए से बी से सी कंसीडर करेंगे। तो ए टू बी टू सी कंसीडर करें तो पार्टिकल वर्टिकल मोशन देखना है, ए से गए सी पर, मतलब उसी पॉइंट वापस आ गए, ए जिस पॉइंट से गए उस पॉइंट पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, लगा दो फटाफट से। तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। भाई डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए से चल रहे थे, और भाई हमें टाइम ऑफ फ्लाइट किसका निकालना है, ए टू बी, बी टू सी, मतलब पूरे मोशन में हमें निकालना है ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब जहां से चल रहे थे उसी पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। और h को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। u क्या है, इनिशियल स्पीड, कितनी इनिशियल स्पीड है, u sin थीटा, लिख दो फटाफट से u sin थीटा। और t को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल T, क्योंकि समय कितना लग रहा है, कैपिटल T लग रहा है, कैपिटल T लिख दो। g हमेशा लेते हैं माइनस में, तो 1/2 ले लो, ये हो गया g कैपिटल T का स्क्वायर। कोई समस्या बनी, कोई दिक्कत हुई, फटाफट से इसको इधर ले आओ, तो तुम्हारा हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू tu sin थीटा। तो देखो t से t उड़ जाएगा, तो आपको बचेगा t बराबर 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। एक तो फॉर्मूला हमारे पास, मतलब एक मेथड हमारे पास ये भी है, एक मेथड हमारे पास ये भी है, 2u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना टाइम लग रहा है, 2u sin थीटा अपॉन g लग रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट। बोलिए क्लियर, बताएं। अपने पास एक और मेथड है, हम एक और मेथड से कर सकते हैं, अभी बताते हैं, परेशान मत होइए। पहले बताइए, समझ में आ गया। एक मेथड तो ये है कि हमने सेकंड इक्वेशन लगा दिया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या हम फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, हाँ बेटा लगा सकते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, सारी इक्वेशन वैलिड है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सारी इक्वेशंस हमारे क्या है, वैलिड है। तो मोशन में न्यूटन ने जो इक्वेशंस दिए हैं वो बहुत ही जबरदस्त इक्वेशंस हैं। ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए तीन इक्वेशंस क्या है, वैलिड है। ये मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है।
लेकिन डायमेंशन की हेल्प से हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते, इसको मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं, ग्राफिकली ड्राइव कर सकते हैं, कैलकुलस के मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, हम इसको कई मेथड से ड्राइव कर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो पहला मेथड तो हमारे पास ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव करने का, इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं, वही ए से बी से सी के मोशन का। तो पार्टिकल ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, पूरे हॉरिजॉन्टल पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करेंगे, और वर्टिकल मोशन लेंगे तो ऐसे पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया, ठीक है ना। उस समय हॉरिजॉन्टल मोशन को बिल्कुल भूल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए बेटा, हम आपको दूसरा बताते हैं मेथड। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या अपन फर्स्ट इक्वेशन से भी लगा सकते हैं? हाँ बेटा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। देखो कैसे, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, और t को क्या लिखेंगे, कैपिटल T, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t है। बेटा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए, ये जो पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो होता है इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर इक्वेशन होता है, ये दोनों वेक्टर इक्वेशंस होते हैं, और ये स्केलर इक्वेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलर इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का स्केलर इक्वेशन है ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ये स्केलर इक्वेशन है, ये दोनों वेक्टर इक्वेशंस हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस gt हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई एक बात बताइए मुझे, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और पार्टिकल की आपको पता है, मैंने बताया था वर्टिकल मोशन में कि जिस स्पीड से किसी पार्टिकल को फेंकेंगे, जब भी उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है तो उसका स्पीड सेम होती है, उसकी स्पीड सेम होती है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखो इस पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या आती है, u sin थीटा, और इस पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस u sin थीटा हो जाएगी। बोलो है कि नहीं। तो देखो इस पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, माइनस u sin थीटा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, और सी पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी सेम नहीं होती, लेकिन स्पीड सेम होती है। स्पीड को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो बेटा सी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस u sin थीटा। तो v की जगह लिख दो माइनस u sin थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ठीक है। और u क्या है, इनिशियल, क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो vy, तो y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस u sin थीटा। सारे बच्चों को समझ में आया ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया ना। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना होगा, माइनस u sin थीटा। क्यों, क्योंकि v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब सी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, नीचे है। बोलो ठीक है। मैंने बताया कि अगर किसी बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ होगा तो प्लस करेंगे, नीचे की तरफ होगा तो माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट होगा, इसलिए हमने माइनस ले लिया है। uy मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, प्लस u sin थीटा। तो ये हो गया u sin थीटा हो गया, और g को हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, और ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट t। सिंपलीफाई कर लो, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस u sin थीटा। भाई इसको इधर लेकर आओगे ना तो नहीं समझ में आया क्या, ओहो कोई बात नहीं, देखो देखो इसको इधर लेकर आओ, ये इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, भाई इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा gt इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा प्लस u sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। लो हो गया खत्म। सेकंड इक्वेशन आप मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आपने सेकंड मेथड से कर लिया, तो किसी भी मेथड से मेरे बच्चे आपने बताएगा, आपने मेरे अप्रोच को पकड़ लिया ना, आपने मेरे अप्रोच को पकड़ लिया, मेरे स्टेप्स को पकड़ लिया, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं एच मैक्स मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो आपने अभी ड्राइव किया था ना, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हम इसको इस इक्वेशन से भी कर सकते थे, इस इक्वेशन से भी कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, कर लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा के आप एच मैक्स का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g का सेकंड मेथड से हमने देखी इक्वेशन को ड्राइव कर दिया। तो पहले इक्वेशन से चाहे आप इससे भी ड्राइव कर दो, इक्वेशन इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, आप टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब, फर्स्ट क्लास। हमारे पास एक और मेथड है सर, अपने पास कौन सा मेथड है सर, चलिए देखिए सर, अपने पास एक और मेथड है सर, हम किसी से भी ड्राइव कर लें, हम लोग तो फिजिक्स के स्टूडेंट है ना भाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है ए से बी का लगा समय, भाई ए से बी तक जाने में लगा टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, और बी से सी तक जाने में लगा समय, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये भी तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। क्यों ना टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया जाए सर, टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाहते हैं हम, टाइम ऑफ एसेंट निकालना चाहते हैं। अगर आप टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे तो आपको ए से बी जाना पड़ेगा, मतलब ए से बी का मोशन देखना पड़ेगा। कैसा मोशन देखने वाले हैं आप, ए से बी का मोशन देखने वाले हैं।
और ए से बी के मोशन में लगा समय को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट। तो व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट, अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। तो ए से बी तक में लगे टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, और बी से सी तक के लगे टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो पहले अपन निकालने वाले हैं टाइम ऑफ असेंट, तो इसको स्मॉल टी में ले लीजिए, स्मॉल टी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्मॉल टी में ले लो। चलो स्मॉल टी ए प्लस स्मॉल टी डी। तो हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, टाइम ऑफ असेंट निकालने वाले हैं, टी ए निकालने वाले हैं, ठीक है। टाइम ऑफ असेंट, चलो ए से बी का मोशन देखो, वर्टिकल मोशन देखो, कौन सा फॉर्मूला लगा दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा लगा दे मेरे भाई, बताओ फटाफट बताओ, कौन सा इक्वेशन लगा दिया जाए, फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया जाए, लगा दो, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। अब क्योंकि y डायरेक्शन का मोशन देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख दो y, लिख दो y। बताओ जब पार्टिकल a से b जाएगा तो इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। भाई इसको आप 0 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे vy कितना है, 0। भाई a से b जा रहा है ना, तो b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 हो गई ना। चलो और uy कितना है, u sin थीटा, चलो u sin थीटा लगा दो, माइनस g t, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट t है। अब यहाँ पे t को क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट लिखेंगे ना, क्योंकि a से b का मोशन देख रहे हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना निकल आएगा आपके सामने, u sin थीटा अपॉन g, आप करके देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, परफेक्ट। अब आपको निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब b से c तक जाने में लगा टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, या b से c तक जाने में लगा टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। तो टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए आपको b से c जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा बेटा, b से c, और वही वर्टिकल मोशन, y डायरेक्शन का मोशन देखना है अपने को। अब कौन सा इक्वेशन लगा दिया जाए गुरु, सर एक काम करिए, आप फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं। सो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस g टाइम ऑफ डिसेंट। ध्यान से एक बात बताओ, जब पार्टिकल b से c जाएगा तो इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस में, कितनी होगी, माइनस कितनी होगी, माइनस u sin थीटा। भाई b से c जा रहा है ना, b से c जा रहा है ना, और c पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, माइनस u sin थीटा। मैंने बताया था आपको कि जिस पॉइंट से फेंकेंगे, जिस स्पीड से फेंकेंगे, पार्टिकल c पॉइंट पर आएगा, उसकी स्पीड सेम रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल लेवल पे जिस स्पीड से फेंकोगे और जिस पॉइंट पर वापस आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो स्पीड सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी की क्योंकि डायरेक्शन अलग है इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पार्टिकल की, जब पार्टिकल b से c जा रहा है तो c क्या है हमारा, फाइनल पोजीशन, और b क्या है हमारा, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन c पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा, माइनस में डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस u sin थीटा लिखेंगे। uy इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी फ्रॉम b टू c। अब यहाँ पे जब पार्टिकल को ऐसे फेंका, पार्टिकल गया, इसकी वेलोसिटी धीरे डिक्रीज होते यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब पार्टिकल फ्री फॉल मोशन करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, फ्री फॉल मोशन करेगा। फ्री फॉल मोशन, किसी बॉडी को ऐसे छोड़ दो, फ्री फॉल मोशन। तो जब किसी बॉडी को फेंकोगे, बॉडी ऐसे जाएगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होते 0 होगी, और जैसे इसकी स्पीड डिक्रीज होते 0 हुई, अब बॉडी क्या करेगी, फ्री फॉल मोशन करना स्टार्ट करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और जब कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0 हो जाती है मेरे बेटे, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 कर दो। अब यहाँ पे साइन लगाने का क्या फायदा, भाई कोई फायदा थोड़ी नहीं है साइन लगाने का, माइनस u लगाओ चाहे u लगाओ, भाई माइनस 0 लिखो चाहे 0 लिखो, एक ही बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किसमें होती है, माइनस में होती है, तो आपने लिख दिया माइनस, ये लिख दिया टीडी, बोलो ठीक है। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो टीडी बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि a पे पार्टिकल की स्पीड u sin थीटा है और c पे भी पार्टिकल की स्पीड u sin थीटा है, तो इसके लिए आपको मेरा वर्टिकल मोशन, फ्री फॉल मोशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। आप पहले वो वीडियो देखकर आइए, मैंने बहुत ही बेसिक से आपको समझाया, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो देखिए टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ डिसेंट u sin थीटा अपॉन g। तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, कितना है टाइम ऑफ एसेंट, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कितना, u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। एक चीज नोट करो कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपस में इक्वल है। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपस में क्या है, इक्वल है मेरे भाई। इसका मतलब अगर आप एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो, ड्रैग फोर्स को निगलेक्ट कर दो, अर्थ के रोटेशन को निगलेक्ट कर दो, और आप अर्थ के कर्व सरफेस को निगलेक्ट कर दो,
तो जितना मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा टाइम होगा उतना सी पॉइंट तक जाने में लगा टाइम होगा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई साहब टाइम ऑफ एसेंट बराबर क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि t बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या रख देंगे, टाइम ऑफ एसेंट रख देंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एसेंट, क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा बराबर t। सो टाइम ऑफ एसेंट बराबर आ जाएगा t/2। तो t/2 मतलब t की वैल्यू कितनी है, 2 sin थीटा 2 डिवाइड हो जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो भाई साहब टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला आपके सामने आ गया, ये है टाइम ऑफ एसेंट और ये है टाइम ऑफ डिसेंट। तो कुछ भी निकालो, अगर आपको बस इतना पता है, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, आपको क्या पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो यहां से आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के हमारे पास तीन मेथड आ गए, हमने तीन मेथड से टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया और टाइम ऑफ डिसेंट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। ओके, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई सर, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर किया और एक्स डायरेक्शन के मोशन को भूल गए। जब आप एक्स डायरेक्शन के मोशन को भूल जाएंगे तो सारी चीजें एकदम फटाफट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला आपने अच्छी तरह से निकाल लिया होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने निकाल लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है रेंज का। अब जब आप रेंज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उस समय आपको एक काम करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन के मोशन को भूलना पड़ेगा, फिर एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। और आपको ये बात पता होना चाहिए, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था किसी बॉडी को यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम और यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम आपस में बराबर होता है, बताया था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करती। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज अनअफेक्टेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वजह से बॉडी का यहां से यहां तक जाने में जितना भी टाइम लगता है उसी उतना ही टाइम ए से सी तक जाने में लगता है। तो ए से सी तक के मोशन में जो टाइम लगेगा वो वही टाइम होगा जो आपने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। कहां निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट? ये 2 sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि बॉडी का मतलब इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज क्या निकलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेंज निकालेंगे। रेंज, अरे चलिए मैंने वो तो हरफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, ये बॉडी को ऐसे आप फेंक रहे थे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, इसमें बॉडी को किसी इनिशियल स्पीड u से आपने फेंका था और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। इस स्पीड का एक कंपोनेंट u cos थीटा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट u sin थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बॉडी a से चलना स्टार्ट कर रही थी, मैक्सिमम पॉइंट b तक आ रही थी, फिर c पे जा रही थी और इसे क्या बोलते थे, h max मतलब मैक्सिमम हाइट बोलते थे। और बॉडी a से c तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। ठीक है, और रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे। और जब एक्स डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करना तो वाई डायरेक्शन के मोशन को भूल जाना। ठीक है, अब हमें मोशन कहां से कहां तक देखना है, ए टू सी देखना है। तो ए से सी का मोशन देखोगे, देखो ए से सी में पार्टिकल की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम एक बेसिक सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो तभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब हो गया रेंज, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रेंज, और स्पीड का मतलब हो गया u cos थीटा। बताइए पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, u cos थीटा ना। और टाइम क्या लेंगे, टाइम वही लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो आपने अभी ड्राइव किया है। तो फटाफट से रेंज निकाल लीजिए, r इज इक्वल्स टू u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आप इसको सिंपलीफाई करिए, r इज इक्वल्स टू u इनटू u स्क्वायर ब्रैकेट में 2 sin थीटा cos थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय g। u sin थीटा cos थीटा का बेटा 2 sin थीटा cos थीटा का एक फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं sin 2 थीटा। तो आपको पता होना चाहिए sin 2 थीटा का फार्मूला होता है
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा के कॉस फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस ठीक है। और tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। काफी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो 2 sin थीटा cos थीटा की जगह आप क्या कर दीजिए, sin 2 थीटा कर दीजिए। करिए फटाफट से, तो हो जाएगा आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो रेंज का फॉर्मूला आपके सामने आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। बोलिए साहब, क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब मुझे आप बताइए बहुत ही ईमानदारी से एक बात, u cos थीटा क्या है? व्हाट इज u cos थीटा? पार्टिकल की इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, पार्टिकल की इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड। बहुत बढ़िया बेटा। ये u sin थीटा क्या है? पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल स्पीड है। बोलो है कि नहीं? तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ये नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं? r इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर, देखो बहुत ध्यान से, कुछ गड़बड़ी मत करना। 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, एक u को sin थीटा के पास ले लो और एक u को cos थीटा के पास ले लो, डिवाइडेड बाय g कर दो। बोलो ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2 u sin थीटा की जगह क्या लिख दें? uy, और u cos थीटा की जगह कर दें ux। तो हम कर सकते हैं बेटा ux uy डिवाइडेड बाय g। रेंज का फॉर्मूला आपके सामने ये भी आ सकता है ux uy। बेटा ये ux क्या है? पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड। uy क्या है? पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल स्पीड। ux को बोलते हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड, uy को बोलते हैं इनिशियल वर्टिकल स्पीड। तो यहां पे आपने तीन फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं, और ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं आपके सामने? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया 2u sin थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया u sin थीटा अपॉन g, h max का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r का फॉर्मूला ड्राइव किया, रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया आपने u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g ना, हाँ g, ठीक है। तो 1 2 3 4 इक्वेशंस आपने ड्राइव कर लिए हैं। तो ये सारे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन के, ये सारे फॉर्मूले किसके लिए एप्लीकेबल हैं? सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एप्लीकेबल है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, वो सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एप्लीकेबल हो, चाहे किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा हो, हम ये इक्वेशंस लगा सकते हैं। लेकिन इंक्लाइंड सरफेस पे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, तब हम वहां पे ग्रेविटी को g नहीं लिखेंगे, तब हम ग्रेविटी को लिखेंगे g cos थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? g cos थीटा। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो आप बताइए, सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया? ये अच्छी तरह से आप लोगों ने डेरिवेशन कर लिया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हो गई बात? अभी काफी केसेस बताने वाले हैं, बस आप नोट करते चलिए। रेंज का फॉर्मूला ये आपका हो गया मैक्सिमम रेंज, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का रेंज मैक्सिमम हो, अगर आप चाहते हैं पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का रेंज कैसा हो? मैक्सिमम हो। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो स्पीड तो कांस्टेंट है ना, g कांस्टेंट है, तो थीटा ही क्या होगा? वैरी करना पड़ेगा। r के मैक्सिमम होने के लिए, हाँ कैमरा में, अच्छा एक्चुअली कैमरे में ये वाला इक्वेशन नहीं आ रहा था ना, इसलिए पीछे किया कैमरा। हाँ r मैक्स मतलब आप चाहते हैं कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो जाए, तो रेंज के मैक्सिमम होने के लिए sin 2 थीटा को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है? 1। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है? sin 90 डिग्री पे होती है। बोलो है कि नहीं? जब कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे होगा,
इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री, ऑन दैट केस द रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। फॉर द मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 डिग्री करना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फॉर द मैक्सिमम रेंज के भी काफी केसेस बाकी, भी काफी केसेस बताएंगे, परेशान मत होइए। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक आज का लेक्चर जो था वो सिर्फ डेरिवेशन पे था, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड रेंज का था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। देन इसके बाद ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम में चेंज कितना आता है, लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए बेटा मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक एंगुलर कांस्टेंट है, एक रोटेशनल कांस्टेंट है। उसके लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, किसी प्रोजेक्टाइल बॉडी का, जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कहां से डिफाइन करते हैं? किसी रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन करते हैं, और रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है, तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता जाता है। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे जब हम आपको रोटेशनल मोशन पढ़ा देंगे, तब आपको बताएंगे कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? तो यहां तक आपका सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल में इतनी बातें समझ में आ गई। अभी और काफी आगे केसेस बाकी हैं, हम आगे के लेक्चर में, आगे की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी लाइट भी चली गई है और काफी देर से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और काफी थक भी गया हूँ। थोड़ा सा फ्री होगा, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे मैं केसेस बताऊंगा। अभी सरफेस टू सरफेस प्रोजेक्टाइल मोशन के ढेर सारे हम आपको केसेस बताएंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे टॉप टू सरफेस प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बने रहिए।